बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, सबसे पहले अहले वतन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी का दिन नहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गलियां, बाजार, इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन हैं। शहर शहर, गांव गांव चिरागां किए गए हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं कि इस रोज़ वो हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाई जिन्होंने दुनिया से जहालत के अंधेरे मिटाए, जिन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को निज़ाम बातिल से निजात दिलाई और एक खुदा के सिवा किसी और के सामने झुकने की जिल्लत से महफूज कर दिया। अगर हम नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम पर अमल करें तो ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको उनकी तालीमात पर अमल करने की दे, आमीन। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नाज़रीन, आईनी तरमीम, पार्लियामेंट का हक या अदलिया पर हमला, फायदा एक शख्स को होगा या वसी तर अवामी मफाद में, बात करेंगे इसी पर। एक तरफ साजबाज, दूसरी तरफ धमकियां, गंडापुर फिर गरज पड़े। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने कहानी खोल दी, अब क्या होगा। पाकिस्तान में IMF की दुकान चमक उठी, तरक्की और इस्लाहात एक साथ मुमकिन हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी पर। इतवार के रोज मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के लिए शहर इक़्तिदार में तूफानी हलचल के बाद खामोशी दिखाई दे रही है, मगर दलाइल की जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ कहा जा रहा है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम किसी खास शख्स के लिए है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है आईनी तरमीम वसी तर अवामी मफाद में है। एक तरफ कहा जा रहा है कि तमाम तर आईनी तरमीम के लिए अलहदा आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर डाका है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दुनिया के 85 तरक्की याफ्ता ममालिक में आईनी कोर्ट का कयाम क्या वहां की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर डाका है। एक तरफ कहा जा रहा है कि नंबर पूरे हैं, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मौलाना नहीं मान रहे। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जब नंबर पूरे हैं तो मौलाना को मनाने का मकसद क्या। कल पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए कुछ और कोशिशें की, मगर डेडलॉक बरकरार रहा। लेकिन आईनी तरामीम का तूफान ताहाल थमा नहीं, इसकी बात कश अब भी सुनाई दे रही है। इस सिलसिले में साबिक सदर आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा ने भी मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात की। हुकूमती अरकान में किसी ने दोबारा मौलाना से मुलाकात नहीं की। लगता है मौलाना को मनाने का टास्क पीपल्स पार्टी को सौंप दिया गया है। एक तरफ मौलाना की हुकूमत और ऑपोजिशन से मुलाकातें जारी हैं, तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर फुल एक्शन में नजर आ रहे। मगर जहां गंडापुर धमकियां लगा रहे हैं, वहीं हुकूमती वज़रा भी किसी से पीछे नहीं। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI भी इन तरामीम पर राजी है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि PTI से गैर रस्मी गुफ्तगू हो चुकी है और वो भी समझते हैं कि इन तरामीम से बेहतरी आएगी। लेकिन हुकूमती हलकों के मुताबिक इस मंसूबे को फिलहाल मौखर कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद मामला फिर सर उठाएगा। एक खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर जाएंगे। उनकी वापसी के बाद मुमकिन है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामान में पेश किया जा सके, लेकिन कुछ सवालात अब भी ऐसे हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। अवाम ने पार्लियामेंट को यह मैंडेट दिया है कि वो कौम के वसी तर मफाद में कानून साजी करे। मगर रात की तारीखियों में इतवार के रोज जो हुआ, इसने कानून साजी के इस पूरे अमल को मशकूक कर दिया। क्या वजह थी कि कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। कोई पार्लियामेंट जा रहा था तो कोई मौलाना की रिहाइशगाह का रुख कर रहा था। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेरे आताब है। आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम करके तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत ये तरमीम PTI पर पाबंदी लगाने के लिए ला रही है। नाज़रीन, क्योंकि आर्टिकल 17 में सियासी जमातों पर पाबंदी की बात की गई है और हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लीक होने वाले मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक ये इख्तियार नई वफाकी आईनी अदालत के पास होगा, जबकि लीक मुसव्वदे में यह भी शामिल है कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 68 साल होगी, जिस पर यह एतराज सामने आ रहा है कि यह सब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए किया जा रहा है। काजी फाइज ईसा अक्टूबर में 65 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे, इसलिए ऑपोजिशन को खतरा है कि आईनी अदालत के जज के तौर पर उन्हें तैनात किया जा सकता है। दूसरी जानिब आईनी अदालत का काम आइन की तशरीह करना होगी, जबकि PDM हुकूमत में पास होने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में यह बात वाज़ेह की गई कि आइन की तशरीह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी 5 या 5 से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की पाबंद होगी।
इसलिए सवाल सामने आता है कि तरीकाकार की मौजूदगी में आईनी अदालत के कयाम की फिर क्या जरूरत बाकी रह जाती है। हुकूमती हल्के जवाब देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम करने के लिए आईनी अदालत का कयाम जरूरी है, मगर दूसरी जानिब लोअर कोर्ट्स में इस वक्त लाखों मुकदमा जेर इल्तवा हैं, जबकि हाई कोर्ट्स में दर्जनों आसामियां जजेस की खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2, लाहौर हाई कोर्ट में 24, पेशावर हाई कोर्ट में 17, सिंध हाई कोर्ट में 11, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4 जजेस की आसामियां खाली हैं। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही। क्या इसका ताल्लुक अदालती इस्लाहात से नहीं? इसी तरह हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से कुछ बोल्ड फैसले सामने आए। जजेस ने मुबैना मुदाखलत पर खतूत भी लिखे। इस सूरत हाल में जजेस के तबादले का इख्तियार हुकूमत को देने से भी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम मशकूक हो जाती हैं। लेकिन आईनी अदालत का कयाम कोई अनहोनी बात नहीं। दुनिया के बेशतर ममालिक में आईनी अदालतें कायम की गई हैं, मगर उनका किरदार काफी महदूद होता है, जबकि आईनी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के मातहत होती हैं। इसी तरह आईनी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और खुद मुख्तारी भी चैलेंज नहीं होती। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर एतराज़ है कि इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी सलब हो सकती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनकर रह जाएंगे। आइन के आर्टिकल 184 में तरमीम से आईनी मामलात में तनाज़ा वफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार में आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म के तमाम दायर केसेस 26वीं तरमीम पास होने के बाद वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर हो जाएंगे। नाज़रीन, यहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग से लेकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने तक, इख्तियारात के इस्तेमाल से लेकर काबीना के फैसलों तक हर चीज को आईनी तशरीह दरकार होगी। और अगर हुकूमत वफाकी आईनी अदालत और इसका चीफ अपनी मर्जी से लाने में कामयाब हो गई तो इलेक्शन कमीशन के कानून से लेकर हल्के खोलने तक सब मुतासर हो जाएंगे। आर्टिकल 193 में तरमीम में कहा गया है कि किसी शख्स को हाई कोर्ट का जज उस वक्त तक तैनात नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पाकिस्तान का शहरी ना हो और किसी गैर मुल्की रियासत की दोहरी शहरियत न रखता हो। यहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरमीम का मकसद जस्टिस बाबर सत्तार को निशाना बनाना है, जो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। जबकि आर्टिकल 199 में तब्दीली हाई कोर्ट को खुद से किसी भी मामले में सो मोटो लेने से रोकती है। आर्टिकल 200 में तरमीम सदर को हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की इजाजत देती है, लेकिन इसकी और दोनों हाई कोर्ट के सरबराहान की रजामंदी के बाद सियासी मुखालिफिन आर्टिकल 200 पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, तो इस तरमीम के बाद हुकूमत के लिए अपने रास्ते के पत्थर हटाना आसान हो जाएगा। नाज़रीन, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अली गौहर बलोच और शौकत अली यूसुफजई। लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस आईनी मामलात से पाकिस्तान में सियासी निज़ाम में किस किस्म की तब्दीली आ रही है। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और अब बात करेंगे जो एक अहम मामला गुज़िश्ता हफ्ते ख़ास तौर पर इतवार को देखने को मिला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ एक कानून साजी करना चाह रही थी, आईनी तरमीम पेश की जा रही थी, लेकिन वो ना हो पाई। उसके बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गुज़िश्ता दिन मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द मौलाना फजल रहमान से मिला। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं और क्या नंबर गेम पूरी हो गई है, इस पर बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और शौकत अली यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये अभी तक मुअम्मा हल नहीं हुआ। अभी तक जो है वो मौलाना फजल रहमान ऐसा लग रहा है कि वो राज़ी नहीं हो रहे। तो अब क्या प्लान है हुकूमत का? अगर प्लान ए नहीं कामयाब हुआ तो बी क्या होगा हुकूमत का प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जाहिर है कि ये इस हुकूमत को तो तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये आरटीएस सिस्टम के ज़रिए जो हुकूमत पैदा हुई थी ये उसको जमहूरी समझते थे। जो मुख्तलिफ ISI के जर्नलों की सपोर्ट के ज़रिए जो पार्टी वजूद में आई थी ये उसको जमहूरी समझते थे। ये जब एक अंपायर की उंगली उठने की बात करते थे ये उसको जमहूरी समझते थे। ये इस हुकूमत को तो जमहूरी नहीं समझेंगे। देखिए, गुजारिश ये है, बात सिर्फ इतना है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनके मेंबरान बैठे थे, इनका ये हो गया वो हो गया। पहली बात तो ये है कि मैं तवक्को करता हूँ कि उम्मीद है, ज़ाहिर है कि मौलाना साहब हैं, दीगर लोग और भी हैं जिनके साथ राब्ते हैं, और ये इंशाअल्लाह जो थोड़ी बहुत मेंबरान की कमी है ये पूरी हो जाएगी और मौलाना साहब के साथ भी मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा से शुरू हुए हैं और वो किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि मौलाना साहब को ज़ाहिर है उनको बड़ा क्लियरली पता है
कि उनको उल्टे अलकाब से कौन लोग पुकारते रहे, उनको गालियाँ कौन लोग देते रहे, कौन लोग थे जो लॉजेस के अंदर घुस के उनके मेंबरान को उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, नहीं, अली और गौर साहब, ख़ास वो तौर माजी को पर मेरे उन ख्याल से भुला के अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करा चुके हैं कि पार्लियामेंट में उनके साथ चलेंगे। माजी को शायद उन्होंने भुला दिया है, एक नहीं, अभी नया आगाज तक किया उन्होंने। अभी अभी तक उन्होंने ये बिल्कुल नहीं ऐलान किया कि वो पीटीआई के साथ चलेंगे। वो एक अलग सियासी अपनी पहचान और तशख़्ख़ुस रखते हैं। हाँ, इश्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर है उनकी अपनी सियासी जमात है, वो किसी भी पार्टी पर, किसी भी इशू पर, किसी भी पार्टी का साथ दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। दूसरी गुज़ारिश ये है कि जो जहाँ तक आप समझते हैं कि ये जो आइनी मतलब है कि अमेंडमेंट्स हैं, ज़ाहिर है ये एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, और वो अमेंडमेंट जो कि मुल्क के मफाद में है, और पार्लिमान का काम है कि वो कानून साज़ी करे। पार्लिमान का ये इख्तियार कोई भी नहीं छीन सकता, और पार्लिमान इन बातों को मतलब है कि बलाए ताक रखते हुए मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ कानून साज़ी का जो काम है और मरला है वो जारी रखेगी। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये आप यही जारी तो रखेंगे। यही तो एक मुख्तसरन बता दें, नहीं, प्लान बी क्या है? देखिए बात ये है, प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी सारे ही एक ही प्लान है। देखिए बात ये है कि यही तो जमहूरियत का हुस्न है। आज असम्बली को डिक्टेट करने वाला कोई कर्नल लियाकत नहीं है, जो आकर इशारा करके पूरी असम्बली को हाँक देगा। आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी मामलात में न्यूट्रल है, और यही जमहूरियत का हुस्न है कि जिस तरह से हुकूमत मौलाना फजल रहमान के पास गए तो उन्होंने वक्ती तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो यही जमहूरियत है ना। आज कोई ठीक है, फौजी जर्नैल, ये जमहूरियत कोई है। आप एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती शौकत साहब तो से जान लेते हैं। ये मामलात हो चुके होते। ठीक है, तो ज़ाहिर है अक्सरियत जब हो जाएगी तो फिर अमेंडमेंट्स हो ठीक है, जाएगी। अक्सरियत हो जब जाएगी तक तो हो अक्सरियत जाएगी। नहीं है शौकत साहब, तब आज तक आज तब तक आज ये जारी आज साबिक सदर जो है आरिफ आकात हुई है, सलमान अकरम राजा भी उनके हमरा थे मौलाना फजल रहमान से। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या पैगाम गया या क्या बात हुई? मौलाना ने क्या रिस्पॉन्स किया? देखिए देखिए मौलाना साहब बड़े इस मामले के ऊपर काफ़ी बड़े क्लियर हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन अमेंडमेंट्स का फ़ायदा जो है वो कुछ शख्सियात को हो रहा है, पूरे सिस्टम को नहीं हो रहा है। और अगर एक दफ़ा ये अमेंडमेंट हो गई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वो समझते हैं, बड़े समझदार सियासतदान हैं। अगर माज़ी में हमारी तलख़ियाँ रही हैं तो क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ नवाज़ शरीफ कम कहता रहा असेंबलियों के अंदर, ज़रदारी के बारे में नवाज़ शहबाज शरीफ कम कहता रहा। ये तो अगर वो ये कहते हैं कि ये सियासत थी, तो यहाँ भी तो सियासत है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हम मेंबरान को पूरे कर लेंगे क्योंकि हमारी तो आईएसआई की हुकूमत थी, इनकी पता नहीं कहाँ की कौन-सी हुकूमत है। ये बता दें मुझे कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि फ़ौज सियासत के अंदर है, तो फिर फ़ौज का नाम क्यों ले रहे हैं आप बार-बार? आप क्यों उनको खामख़ा उनकी मुदाखलत करवा रहे हैं? बार-बार हमें कहते हैं जी आईएसआई हुकूमत बनाई थी, ये कर रहे थे, वार कर रहे थे। जब वो कह रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, तो बस उनको गैर जानिबदार रहने दो। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि मेंबरान पूरे हो जाएँगे, कहाँ से पूरे होंगे? आप तोड़ेंगे, आप खरीदारी कर रहे हैं ना। आपने खरीदारी की, आप नाकाम हुए। आपने टाइम दे दिया, आप क्या ख़्याल है कि पीटीआई के लोगों को आप तोड़ेंगे? ये और मेंबरान आप कहाँ से लाएँगे? मुझे थोड़ा-सा बता तो दें ना, कि जी हम वहाँ से बाकी तो आपने गिनती कर ली, ठीक अपने है। इत्तेहादियों की भी कर ली। राणा साहब के 8 वोट उधर चले भी जाएँ तो 3 फिर भी कम है। तो वो 3 आप कहाँ से पूरे करेंगे? इसका मतलब है कि आपने बड़े ऑफ़र्स दिए हैं लोगों को। आपके ऑफ़र्स को लोगों ने ठुकराया है। और तो ये आप जमहूरियत बड़ी अच्छी जमहूरियत, ये जो छांगा ठीक मांगा है, की जमहूरियत आप अली गौर साहब, एक तो ये वो 3 मेंबरान का मुअम्मा जो है वो नहीं हल हो रहा। दुआ दूसरा 63 पर बड़ी तनकीद हो रही है कि 63 में कहा जा रहा है कि कोई भी मेंबर किसी दूसरी जमात को जो वोट करेगा, इस हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है। इसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? और फिर ये 3 मेंबरान का जो कहा जा रहा है, ये आप लोग कैसे मनाएंगे उनको? फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, क्या कराएंगे? देखिए बात ये नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग की नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो 8 जजेस का फैसला आया है, उस फैसले को ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, वो मतलब है कि उन्होंने आगे वो नहीं पहुंचाया, और शायद उस पर भी कल परसों, चूँकि वो कोई बाकायदा उसके ऊपर कोई बेंच नहीं बनाया गया था, वो एक वज़ाहती, आप उसको एक जजमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो कोई फैसले का हिस्सा नहीं है।
वो अभी इलेक्शन कमीशन अभी ने उनसे मांगी ना वजाहत, और और उन्होंने दूसरी वजाहत दे दी। बात ये है, जी, जी, और दूसरी बात ये है कि जो इनके आज़ाद अरकान पीटीआई का तो कोई हाउस के अंदर कोई मतलब है कि उनका एज़ अ पार्टी तो वो है ही नहीं। वो तो एक घोड़ा पार्टी, शायद घोड़ा निशान था उनका, जो जिन्होंने के इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं दिया था, और उस पार्टी के नाम से ये है, उस पर भी ऑलरेडी असेंबली में लेजिस्लेशन आ चुकी है। ये तो हर चीज़ जिस जिस कानून की ये तशरीह करते हैं, ये समझते हैं कि वही कानून है और वही कानून होना चाहिए। इनका पुराना तरीका है और ये इनका वतीरा है कि ये कहते हैं जो हमारी ज़बान से निकल जाए वही कानून है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन कवानीन में काफ़ी सुकम है और काफ़ी अरकान हैं जो अभी तक भी आज़ाद हैं। तो ये यानी जो नई कानून साजी से हुई है। है, आप समझते हैं उसके तहत आप वोट पूरे करेंगे। एक बताइए कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है वो नाराज हो गए हैं, वो उस दिन आए थे, उनको पहले मुसवदे के हवाले से नहीं बताया गया था और जब ये नंबर या मौलाना नहीं माने तो उसके बाद वो नाराज होकर चले जी, गए। बिल्कुल, तो ऐसा और भी है बहुत कुछ? सारे ये अगले 9 मई की तैयारी कर रहे हैं, लोग इनसे मायूस हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है, मतलब है कि अगर मौलाना साहब भी मान जाते हैं, तो जो आज़ाद अरकान है उसके अलावा इनके जिनको ये क्लेम करते हैं उनके अलावा भी कुछ आज़ाद अरकान हैं। नहीं, और पता चल जाएगा वो उसके अंदर पेश होंगे जब तो ये मरला आएगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब नाराज हैं क्या शहबाज शरीफ से? है ना? अली गौर साहब ये नहीं बता रहे नहीं, कतई तो कि जो कोई नाराज़गी वाली इलेक्शन बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब मेरी मेरी यूसुफ जई साहब, मैं बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो? जी 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 जी, बताएं बताएं। आप कर लें, बिल्कुल करें। देखिए, बात ये है कि ये शीन से मीम और पता नहीं शीन से नून लगानी तो हम 30-40 साल से सुन रहे हैं। और दूसरी बात, जो जहां पर नाराजगियां हैं, जहां पर अखाड़ पछाड़ हो चुका है, वो साफ नजर आ रहा है कि बीवी और बहनों की आपस में नहीं बनती। पंजाब की जो पीटीआई है वो कई टुकड़ों में और कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है कि केपीके की, जहाँ के यूसुफ जई साहब रहने वाले हैं, यहाँ की पीटीआई कई टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। वजीर आला के ऊपर इन्हीं के अपने एमपीएस करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ तकारीर कर रहे हैं। वो एमपीएस को धौंस के जरिए अपने हक में तकरीरें करवाते हैं। तो जो इनकी रस्साकशी है, ये अपनी खबर लें, ये बाकी लोगों की छोड़े कि नवाज शरीफ साहब किसी से नाराज हो गए, किसी से राजी हो गए। कोई नवाज शरीफ साहब ने ऐसा बयान दिया है तो वो कोट कर दे कि जिसमें अच्छा, उन्होंने कहा हो कि मैं शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा नाराज एक तो हूं। शौकत अली यूसुफ सही साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो उन्होंने कहा। दूसरा ये बताइएगा, जिन आज़ाद अरकान का वो जिक्र कर रही हैं, जिनका आप कह रहे हैं कि हमारे 3 मेंबरान को जो है वो कहा जा रहा है या उनको मनाने के लिए कोई ऑफर्स दी गई हैं, आपने भी राब्ता किया होगा उनसे, कहाँ पर मौजूद हैं, राब्ता हुआ, आपने उनको बताया? देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि पीटीआई टुकड़ों में बढ़ गई है, पीछे गलतफहमी में ना रहे। ये अगर सारी पार्टी भी चली जाए ना, तब भी वोट इमरान खान का इंटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वोट तो इमरान खान का है ना। तो कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता, ये स्पीकर में ना रहे आपके आप लोगों को अगवा कर लेंगे वो। कोई भी पार्लियामेंट में आएगा ना, तो वोट वो इमरान खान के हक में ही देगा। इमरान खान की मुखालिफत में कोई भी वोट नहीं दे सकता। ये कहते हैं आज़ाद मुंतखब हुए हैं, तो ज़ाहिर है आप लोगों की जमहूरियत थी ना। आप लोगों की जमहूरियत की वजह से तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं ना, और आप लोगों की जमहूरियत की वजह से हमसे छीनी गई है ना नशिस्तें। और क्या था? यही तो हम कह रहे हैं ना कि आपकी जमहूरियत जो है वो अ, अ, शिकस्त दे गई है सब सब जमहूरियतों अच्छा, को। शौकत अली यूसुफ जी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज चल रही थी, मैं वो आपसे उसका रिस्पांस भी जान लेता हूँ। वो ये थी कि अफगान कौंसल जनरल की सिफारती आदाब की आज खिलाफ वर्जी की गई है। एक तकरीर थी जिसमें कौमी तराना जब वहाँ पर चलाया गया तो वो नहीं खड़े हुए, बाकी तमाम मेंबरान जो है वहाँ पर मौजूद थे तकरीब में, वो खड़े हुए, जिसके मनाजरे भी हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तनकीद हो रही है क्योंकि ये एक सफारती आदाब भी होते हैं और फिर कौमी तराना हमारा जब चलाया जा रहा था तो वो जो 2 हज़रात थे वो नहीं खड़े हुए। कहाँ पर हुआ ये? सॉरी, मैं नहीं ये देखा है। पेशावर में हुआ है ये आज इंसिडेंट। इंसिडेंट तो नहीं मैं कहूँगा, ये मामला हुआ है और इसमें या एक तकरीब के अंदर जब कौमी तराना चलाया गया तो अफगान कौंसल के जो मेंबरान थे वो नहीं खड़े हुए, बाकी तमाम मेंबरान खड़े हुए। अच्छा, ये अगर हुआ है तो बिल्कुल ये तो कंडेमनेबल है और काबिल मज़म्मत है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का तराना हमारी, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में एक ही तराना है जो पाकिस्तान का तराना है,
और इसके साथ अगर कोई उसकी इज्जत नहीं करता तो मेरे ख्याल से उनको तो मुल्क बदल कर देना चाहिए। अगर ठीक इस है। तरह अच्छा हमारे तराने की करता जी, है तो मैं तो उसके बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको फौरन पाकिस्तान छोड़कर जाना ठीक है। चाहिए। अच्छा अली गौर साहब, एक एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जमात से दो सीनियर रहनुमाओं के बयानात आए हैं। एक ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात चल रही है, कुछ शिकों पर वो राज़ी हो गए हैं। तो आप मौलाना साहब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता कर रहे हैं? देखिए, पार्लिमानी जमात की हैसियत से और जाहिर है कि अगर ये जो हम कानून साजी करने लगे हैं, इससे पहले भी जब हत्ता कि हम अपोजिशन में थे, जब कभी भी इन्होंने राब्ता किया कानून साजी के सिलसिले में, तो कई मीटिंग्स भी होती रहीं और उन पर कई चीज़ों पर इत्तफाक भी होता रहा और हमने कुछ चीज़ों पर साथ भी दिया। इनको भी ये चाहिए कि ये तो वो तमाम अमेंडमेंट्स हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में हैं, जो पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हैं। मैं तो बिल्कुल आपके फोरम से इनको कहूँगा कि ये इनका साथ दें और साथ खड़े हों। कोई ये ज़ाती किसी एक शख्स के लिए तो कानून साज़ी नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए कानून साज़ी है। और ख़ास तौर पर देखें, अगर पार्लिमान कानून साज़ी नहीं करेगी तो वो तो जमूत का शिकार हो जाएगी। उनका काम क्या है उन अवामी नुमाइंदों का जो असम्बली की, आप क्या वो सिर्फ गालियां देने के लिए, नारे लगाने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ बातें करने के लिए? असल काम तो कानून साजी है बिल्कुल उनका ऐसे ही है, करना। कानून तो साजी है। जाहिर और है कानून साजी के हवाले से, क्योंकि 9 सितंबर का जो वाक़या हुआ था उसके बाद जो असम्बली के अंदर माहौल हमने देखा, जो तकारीर हुई थी, वो बड़ा खुशाइन था। तमाम मेंबर आने असम्बली, इस असम्बली के हवाले से जो है बहुत खुशाइन तकारीर की गई थी। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि कोई भी कानून साजी होगी उसका मुसव्वदा दिखाकर तमाम जमातों से जो है उनकी राय लेकर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, अली गौहर बलोच साहब और यूसुफजई साहब। मौजूदा पाकिस्तानी सियासी मामलात के हवाले से उनसे गुफ्तगू जारी थी। अभी एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि IMF से पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के हवाले से मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि 25 सितंबर को यह मंजूरी हो जाएगी। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या इस कर्ज प्रोग्राम के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे या पाकिस्तान को महंगाई की सतह पर कुछ मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत IMF की बैसाखियों पर चल रही है। शायद ही मुल्क का कोई ऐसा सेक्टर हो जहां IMF की शराइत की तलवार ना लटक रही हो, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती हल्के मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आवाम और महंगाई की तरफ देखें, अवामी मुश्किलात की तरफ देखें, तो ये महज आदाद व शुमार का गोरख धंधा दिखाई देता है। ये सारा मामला क्या है? क्या IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है? क्या पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन हो चुकी है? क्या मईशत के दुरुस्त सिमत में गामजन होने के दावों के ज़मीनी हकायक से तस्दीक होती है? ये वो सवालात हैं जिनकी हकीकत जानने के लिए कुछ हकायक आपके लिए सामने रखना ज़रूरी है। IMF एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल हो गया है। नाम शामिल होने के बाद IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी का जायजा लेगा और हुकूमत मुतमईन है कि IMF पाकिस्तान को जल्द ये कर्ज जारी कर देगा। IMF पाकिस्तान की मईशत पर गहरी गिरफ्त रखता है। माजी में भी IMF पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने के लिए काफी सख्त शराइत आयद करता आया है। IMF का असल मकसद तो मुश्किल के शिकार ममालिक की मदद करना होता है, मगर पाकिस्तान के मामले में ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान IMF के लिए कमाई की सबसे बड़ी दुकान है। इस वक्त IMF पाकिस्तान को अपनी मर्जी की कड़ी शराइत पर महंगा तरीन कर्जा दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ IMF शराइत की वजह से पाकिस्तान जिन शोबों में तरक्की करके मईशत को बेहतर कर सकता है, उनमें भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा। जैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तरीकाकार जो महंगाई को कंट्रोल करने में मदद दे सकता है, मगर IMF की वजह से माहाना एडजस्टमेंट का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से सनती तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। इसी वजह से पैदावार में कमी और बरामदात कम हो रही हैं कि तजवीज करदा इस्लाहात GDP की नमू को फरोग देने के बजाय भारी टैक्स के जरिए आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा मरकूज हैं। मौजूदा बेल आउट पैकेज की शराइत में टैक्स आमदनी में इजाफा हो रहा है, इसका भी पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ रहा है। IMF से कर्ज की वसूली की शराइत में पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से ज़रई आमदनी पर टैक्स लगाने की भी यकीन दहानी कराई है। वफाक और सूबे 18वीं आईनी तरमीम के तहत अखराजात को रीबैलेंस करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान नेशनल फिस्कल मुआहिदा होगा। सूबे अपनी टैक्स जमा करने की कोशिशों को बढ़ाने के लिए इकदामात करेंगे। ज़राअत से मुंसलिक सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं और नई रेगुलेटरी या टैक्स पर मबनी मराद से गुरेज किया जा रहा है।
जबकि ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए हुकूमती मदद अहमियत की हामिल है, मगर यहां फसल की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने में रुकावटें डाली जा रही हैं और उसे मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से किसान बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान ने IMF से पहली बार 1958 में स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया था। उसके तहत यह कर्जा लिया गया, जिसके बाद यह सिलसिला अभी तक जारी है। मुसलसल कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान मालियाती अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अपने मुआशी चैलेंजों को हल करने में कामयाब नहीं हो सका। मुश्किलात में घिरे हुए पाकिस्तान के पास अपनी मईशत को बचाने के लिए और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो मजबूरन IMF की शराइत मानकर यह कड़वा घूंट पीना पड़ता है और सख्त फैसले उनका मुकद्दर बन जाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के सारे माजी के सियासी ये कहते आए हैं कि अब की बार IMF से आखिरी बार कर्जा लिया है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान IMF के चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। अमरीकी माहिरीन मुआशियात ने मौक़िफ़ अपनाया कि मालियाती बहरान में फंसे 22 ममालिक का ग्रुप, जिनमें पाकिस्तान और यूक्रेन भी शामिल हैं, IMF की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 2020 तक 10 ममालिक इजाफी सरचार्जेस अदा कर रहे थे। अलबत्ता कोरोना, यूक्रेन जंग और बुलंद शरह सूद से अब यह तादाद 22 हो चुकी है। IMF का बुनियादी शरह सूद 1 से बढ़कर 5% हो चुका है। बुनियादी शरह सूद बढ़ने से कर्जों पर सूद 7.8% हो गया है। इससे भी खौफनाक बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक बैंक से $600 मिलियन कर्जा लिया है। इस पर 11% का बुलंद तरीन शरह सूद अदा करना होगा। अब पाकिस्तान IMF से कोई कर्ज हासिल करता है तो उसे अपने कर्ज 7.8% सूद देना होगा, जिसका बोझ सीधा सीधा अवान पर पड़ेगा और गरीब आदमी मजीद गुर्बत की चक्की में पिसता चला जाएगा। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान में महंगाई के आदाद शुमार नंबर्स में तो कम हो रहे हैं, लेकिन इसका आवाम पर कितना असर होगा? IMF की नई शरात से मुतवस्सित तबका किस हद तक असरअंदाज होगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब और डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। तो मैं सबसे पहले आबिद सुलैरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये अब जो IMF का प्रोग्राम जो हमें मिलने जा रहा है, मैं बुनियादी एक सवाल है जो आम आदमी भी पूछना चाहता है कि IMF के प्रोग्राम से क्या हम किसी भी मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, इस प्रोग्राम के मिलने के बाद क्या हम मुआशी ग्रोथ देख सकते हैं या मुश्किल वक्त निकल जाएगा? देखिए, ये मुश्किल वक्त निकालने के लिए होता है। IMF में कोई भी मुल्क तब जाता है जब उसको अपनी बैरूनी अदायगियाँ यानी डॉलर में जो अदायगियाँ करनी हैं वो करना मुश्किल हो जाता है, और उस वक्त IMF के पास जाया जाता है और IMF के साथ फिर जो हुकूमत होती है, जो भी मुल्क जाता है, वो एक प्रोग्राम तय करता है। ये $1 मिले या $7 अरब मिले, असल चीज़ जो होती है वो है कि जो मुल्क IMF प्रोग्राम में होता है उसकी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव कर जाती है, यानी उसको बाकी जगहों से जो उधार मिलना होता है वो आसान हो जाता है। अगर IMF प्रोग्राम में ना हो तो फिर बाकी जगहों से भी जो बोरिंग है वो मुश्किल हो जाती है, और वहाँ पे खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन पैदा होती है जो कि हमने पिछले साल जुलाई में देखी थी। तो अगर IMF के प्रोग्राम में रह के ग्रोथ के बारे में सोचा जाए तो वो मुश्किल होगा। ये अगर पुरानी मैं मिसाल दूँ तो जब वो तुग़यानी आती थी समुद्रों में तो कहा जाता था कि जहाज़ ने बेड़े डाल दिए, तो वो तैरता नहीं था बल्कि वो लंगर अपने डाल देता था कि एक जगह पे खड़ा रहे। तो यही IMF का प्रोग्राम है कि IMF के प्रोग्राम में जाने वाला मुल्क जो है वो कम से कम फर्दर डिक्लाइन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान साहब, ये क्योंकि सियासी तौर पर तो एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है, वज़ीर आज़म भी कौम को सुनाते हैं जब मंजूरी हो जाती है कर्ज़ की, और ख़ुसूसी तौर पर इस हवाले से गुज़िश्ता 10 दिनों से ये जिक्र भी हो रहा है। मुआशी तौर पर कितनी बड़ी खुशखबरी है ये जो कर्ज़ प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल रहा है? इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी मुल्क अपनी 77 साल की हिस्ट्री में अगर 24वीं बार ICU के डॉक्टर के पास जा रहा हो तो ये सबसे आसान चीज़ समझने की है कि आपने 24 दफ़ा कोई ऐसे काम किए होंगे कि आप 77 साल में ये भी नहीं संभाल सके कि आप दोबारा ICU के डॉक्टर के पास ना जाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है जो ज़रा सी ग्रोथ पे हिल जाता है। एक हमारा फिस्कल यानी कि मालियाती खसारा है, हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, कमाते कम हैं। दोनों क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग एंड क्वांटिटी ऑफ स्पेंडिंग में प्रॉब्लम है, और हमारा ऑफ कोर्स टैक्स टू GDP 9-10 से ऊपर नहीं जाता।
और पाकिस्तान का एक बड़ा पिक्यूलियर केस है कि एक तीसरा भी खसारा है, और वो है हमारी एनर्जी सेक्टर का, और वो इतना अनटेनेबल खसारा है कि जिसको हम संभाल नहीं पाते। ये 3 वजूहात हैं जो पाकिस्तान को बार बार IMF के डोर स्टेप्स पे ले जाती हैं। आखिरी बात ये करूंगा कि जो IMF का इस वक्त प्रोग्राम है उसको ज़रा आने वाले दिनों में टफली निगोशिएट करें। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आई थिंक निगोशिएट बेटर हो सकती थी, चाहे वो 11% पे कर्ज कमर्शियल लेना हो। पाकिस्तान को भी और IMF को भी दोनों को समझना चाहिए था कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। इसी तरह जिस तरह के टैक्सेस हमने सोचा है लगाने, वो एक स्लोइंग इकोनॉमी में शायद उतना यील्ड नहीं करेंगे, तो इस पे अब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मुश्किल काम कर चुके हैं जो प्राइसिंग के थे, स्ट्रक्चर के मुश्किल काम IMF को जो है एम्फसाइज करने मैं बिल्कुल शराइत पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर आबिद साहब ये फरमाइएगा, 2019 से पहले के जो मुआहदा 2008-2013 के ये ज़रा मुख्तलिफ थे, लेकिन 2019 के बाद वो तमाम तर मामला जिनको कहा जाता था खुद मुख्तारी और आवाम की फलाह के लिए, उन पर भी टैक्सेस लगाए गए, उन पर भी नज़रसानी की गई और IMF की तमाम बातें मानी गई। तो इस बार जो किया जा रहा है, इस पर हमें मजीद ये, क्योंकि शराइत नहीं है, शराइत पहले भी होती रही हैं, हम कहाँ पर आकर गलती करते हैं, कहाँ पर आकर हम अपना नुकसान करते हैं कि हम उन शराइत को पूरा नहीं कर पाते, या जो हम कमिट गलत कर लेते हैं और फिर पूरा नहीं कर पाते, क्या वजह समझते हैं? IMF की वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट पड़ा है जिसको कहते हैं MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है। और अगर आप 2008 का मुआहदा देख लें या उसके बाद वाले जो भी मुआहदात थे उनको देख लें, तो चंद चीज़ें बड़ी तवातर के साथ पाकिस्तान और IMF में उस पर एक इत्तफाक होता रहा। और वो चंद चीज़ें क्या थी, वो ये थी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका खसारा कम किया जाएगा। उसमें यह कहा जाता था कि जो करेंसी की मार्केट वैल्यू है डॉलर की, उसको डिमांड और सप्लाई के मुताबिक रखा जाएगा। उसमें टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने की बात होती थी। उसमें पेंशन्स के बारे में बात होती थी कि पेंशन्स को सस्टेनेबल रखा जाएगा कहीं पे इन्वेस्ट करके। तो ये तमाम चीज़ें जो कि हम आज कर रहे हैं, ये सारी पिछले तमाम प्रोग्रामों का हिस्सा थी। चूँकि उसमें हम नहीं पूरा करते थे, लिहाजा ये बदलते बदलते आपके प्री रिक्विजिट्स बन गई, और अब वो सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो फ्रंट लोडेड हो गया। यानी आप ये शराइत मानेंगे तो तब जाके हमारा केस जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश होगा। और ये इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक है, जब हम उसका कोर्स पूरा नहीं करते, बार बार उसको अधूरा छोड़ते हैं, तो हर दफ़ा हमें हाई पोटेंसी लेना पड़ती है। और एक स्टेज आती है जिसमें कि आपको बिल्कुल एक बड़ी हाई डोज के एंटीबायोटिक पे जाना होता है, क्योंकि पिछली तमाम चीज़ें आप असर करना छोड़ देती हैं। तो इसी तरह से IMF है, अगर हम IMF की शराइत नहीं मानते तो हर आने वाला प्रोग्राम जो है वो पिछले प्रोग्राम से टफ होता है। और यही वजह है कि जो मौजूदा प्रोग्राम है ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रोग्राम इस वक्त जिसको हम देख रहे हैं, जिसको ठीक है। डॉक्टर खाकान साहब, ये एक जो चीज़ हमने 2019 के बाद जिसका मैंने जिक्र किया, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हुई, जो भी जमात पाकिस्तान के अंदर होती थी वो कहती थी हम मजबूर हैं क्योंकि IMF ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। तो आपको लगता है कि इस बार वो मजबूरी मजीद बढ़ जाएगी? आम आवाम तो यही जानना चाहती है, उनके इंटरेस्ट की बात तो यही है कि रोज़मर्रा की चीज़ें अगर इस प्रोग्राम से महंगी होंगी तो उनको क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में बिजली की कीमत का तयन जो है वो नेपरा करता है। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत का तयन ओगरा करता है। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइसेस से है। यकीन रखिए कि IMF का पाकिस्तान की कीमतों को चेंज करने से कोई ताल्लुक नहीं है, पर ऐसा ज़रूर है कि जब कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसीज बहुत बढ़ जाती हैं तो IMF आपसे पूछता है कि आप इसका क्या करना चाहते हैं। मैं भी आपको यही कहूँगा कि अगर जो नेपरा ने कीमत दी है उसको पास ऑन कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि IMF नहीं, तो ये लेवी का जो मामला होता है, जो दो आपने मेंशन किए हैं, इसमें एक लेवी का मामला है, तो वो तो फिर डायरेक्ट टैक्स से करता है, फिर डेब्ट को कम करने के लिए, ये तो फिर IMF की शराइत से मशरूत हो जाता है ना। देखिए, अगर आप अपना 9% टैक्स टू GDP रेशो FBR का पिछले एक दिहाई में तब्दील ना कर पाए हों तो इसका IMF से क्या ताल्लुक है। टैक्स ब्रॉडनिंग आपने करनी है, रिटेलर पे टैक्स आपने लगाना है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस ने लगाना है, GST ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस ने लेना है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर टैक्स प्रोविंसेस ने लेना है। आज भी 14% कैपिटल गेन्स है जो ओवरऑल टैक्सेशन बनती है प्रॉपर्टी पे। आप हाई इनकम अर्नर होंगे तो आप 35% दे रहे होंगे। ये काम तो यार आपने करने हैं। जब आप ये नहीं करते तो IMF कहता है कि ये काम तो दूर रस हैं, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं PD
पीडीएल यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में एक 60 रुपए लगाना, प्लीज इस पे वो कर लीजिए। हम फिर भी सेल्स टैक्स उठाकर ही वो लगाते हैं। सेल्स टैक्स पहले लगा हुआ था, चूंकि वो प्रोविंसेस में नहीं प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीडीएल नहीं होता। सो इसको समझिए कि ये सारे काम इन द एंड आपने करने हैं। कोई भी मुल्क जो फंड के पास जाता है वो आईसीयू की टेबल से उठकर सर्जिकली टेबल पर ले आते हैं, उसको सर्जरी आपने करनी है। पाकिस्तान के ये सारे काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये आपने करने हैं। आपको किसी ने मना किया है कि डिस्कोस को ना बेचें, आपको किसी ने मना किया है कि अपने टैरिफ का डिज़ाइन ना ठीक करें, आपको किसी ने मना किया है कि अपनी सब्सिडी को टारगेट ना करें, आपको किसी ने मना किया है कि अगर थर कोल वाकई यूज़फुल है तो उस पर ना जाएं, आपको किसी ने मना किया है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को देने हैं वो ना दें। मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि अब फंड का प्रोग्राम का तो इजरा हो गया है। अब बात यह है कि वो काम करने हैं जो हमें फंड के पास दोबारा ना लेके जाए। और आखिरी बात मैं फिर एम्फसाइज करूँ, IMF, it is not an IMF program, it is a Pakistan program that is funded by an external fund facility of the IMF. जब आप इस तरह सोचेंगे तो आप अपना प्रोग्राम रख दीजिए। अगर कन्विंसिंग मॉडलिंग है तो फंड को हम 13-16 जो वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान ने कंप्लीट किया अपनी ज़िंदगी में, लंबा प्रोग्राम, और चूंकि मैंने एंकर किया है वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, हम हर चीज़ जिस MEFP का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मैं ये भी कहता हूँ हम लिख कर लेकर जाते थे MEFP के पैराग्राफ्स, सो दैट निगोशिएशन में अपर हैंड कंट्री का हो। मैं पाकिस्तान को नहीं कहता, आई टेल दैट टू एवरी कंट्री। अच्छा, मैं डॉक्टर आबिद साहब इस मामले में ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा कि इन्फ्लेशन कम हुई है, इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम हो गया है, तो क्या जो साइकिल जिसका जिक्र किया जा रहा है, डॉक्टर खाकान भी कर रहे हैं कि वो साइकिल जो है वो नहीं सही चल रहा, तो क्या अब वो साइकिल चल पड़ा है, इकदामात हो रहे हैं लेकिन सुस्त रवि का शिकार है, इस तरह ले लें इसको? देखिए, आपके पिछले सवाल को मैं अगर थोड़ा सा मजीद वजाहत कर दूं कि आपने जिस महंगाई का जिक्र किया वो ऑलरेडी हो चुकी है, चूँकि ये तमाम इकदाम करने थे तो उसके बाद IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ, तो जो पिछले बजट में जो इकदाम लेने थे वो ले लिए गए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि पेंशन रिफॉर्म्स का जो एक मसला अटका हुआ था उस पर भी बात हो गई कि अब जो पेंशन का ढांचा है वो बदला गया है। जो हमें लॉस मेकिंग अदारे जिनको कि प्राइवेटाइज करना है उन पे भी पेशरफ जो है वो जारी है, और हुकूमत जो है वो टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने पे भी काम कर रही होगी। तो वो जो इसके साथ अगर कुछ जुड़े हुए इनडायरेक्ट इकदाम ऐसे थे जिन्होंने कि महंगाई करनी थी तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर हम देखते हैं कि IMF के प्रोग्राम के साथ क्या चीज़ जुड़ी होगी, तो वो जुड़ी होगी इसके क्वार्टरली टारगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल FBR ने जो पहला क्वार्टर था जुलाई से सितंबर तक का, उसमें वो अपना टारगेट टैक्सेस का हासिल नहीं कर पाई, जिसका मतलब ये है कि अब अगले जो 3 क्वार्टर्स हैं उनमें FBR को ज़्यादा टैक्स जो है वो इकट्ठा करने होंगे, और अगर ये गैप मज़ीद बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे आपके पास को मिनी बजट की सिचुएशन जो है वो आएगी, जहाँ पे कि आपको कुछ एडिशनल टैक्सेस लगते हुए ठीक है, एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा डॉक्टर खाकान साहब, ये बात तो है कि अब ये प्रोग्राम देखा जाएगा तो उस देखते हैं कि 37 माह बाद पाकिस्तान के हालात आगे कैसे होते हैं, लेकिन मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा जो एक तो सियासी तौर पर दावा किया जाता है, दूसरा IMF हमें बताता रहा है इससे पहले, इस कर्जे को लेने से पहले भी, कि आप इस सेक्टर में बेहतरी करें, इस सेक्टर में बेहतरी करें या इस सेक्टर में बेहतरी करें, और ये बेहतरी करें जिसको हम एक आम फहम जुबान में डिक्टेशन भी कहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो डिबेटेबल हैं, जिन पर अभी तक डिबेट हुई नहीं? अहम नुकात सामने रखे हैं, ये इसलिए मैं कहता हूं कि पहले तो हमें याद रखना है कि चूंकि हम हर प्रोग्राम में भी जाते हैं IMF के साथ और वो प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करते, तो 37 मंथ इंगेजमेंट जो है उसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये है कि हमने क्वार्टरली जो क्राइटेरिया सेट किए हैं, जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, इन सब को आपने इंश्योर करना है कि ये पूरे हो रहे हों। जैसे अगर FPR का क्वार्टरली टारगेट है, बिजली के जो सर्कुलर डेट के बढ़ने का क्वार्टरली टारगेट है, मॉनेटरी टारगेट्स होते हैं, ये सारे टारगेट्स आपने पूरे करने हैं। अब पहला इम्पॉर्टेंट काम 37 महीने इस प्रोग्राम की कंप्लीशन है। दिस इटसेल्फ विल नॉट बी ईजी, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे और नए नए टारगेट्स आते जाएंगे,
याद रखिए कि ये एक 37 महीने का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम एक क्वार्टर का है। हर क्वार्टर एक नया MEFP लिखा जाता है, जिसका क्या मतलब है, क्वार्टरली रिव्यू होता है, पुराने टारगेट्स देखे जाते हैं, नए बेंचमार्क्स बनाए जाते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एंड आई ऑलवेज से दिस टू कंट्रीज एंड दिस इज माय एडवाइस टू पाकिस्तान आल्सो। 10 PhDs आते हैं वहां से, 10 के 10 अपने एरियाज के एक्सपर्ट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इजिप्ट, अर्जेंटीना, जहाँ पे ये प्रोग्राम ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे उन्होंने काम किया होता है। एक सेक्टर को देख रहा है, दूसरा दूसरे सेक्टर को देख रहा है, तीसरी खातून तीसरी चीज़ को देख रही है। सो अपनी टीम ऐसी बिल्ड कीजिए कि प्रोफेशनली ये काम किया जा सके और टीम वरना बिल्ड in करें और between- कंसिस्टेंसी भी रहें, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत जल्दी टीमें भी तब्दील हो जाती हैं। डॉक्टर आबिद साहब, ये इस मामले के हवाले से एक तो वो बात है कि जो शुरू से हम सुनते हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, एक बुनियादी इशू तो ये हो गया, लेकिन टैक्स कलेक्शन के मामले पर भी एक नज़रिया ये भी है कि मुझे ये पता है कि मेरी तनख्वाह में से टैक्स ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब बिज़नेस के तबके को देखा जाता है, जो कारोबार करते हैं, तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जो है वो बेहतर नज़र नहीं आता। तो ये एक सवालिया निशान हमेशा से रहा, और जो नौकरी पेशा अफराद हैं वो ज़रूर ये सवाल उठाते हैं। देखिए, मेरी या आपकी चूँकि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है सच नहीं, तो हमें तो पूरा टैक्स कट के और उसके बाद तनख्वाह मिलती है। अब अगर रिटेलर पे बात करते हैं तो कोई ना कोई सियासी जमात होगी जिनको कि रिटेलर सपोर्ट करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स की बात करते हैं तो अगेन वहाँ पे कोई ना कोई सियासी जमात होगी जो कि उनसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर हम बिजली के बिलों की बात करते हैं तो अगेन पूरा GT रोड बंद हो जाता है। अगर हम इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो स्टील मिल्स या PIA की वजह से कराची पूरा बंद हो जाता है। तो बदकिस्मती से जब सियासत जो है वो मईशत के आड़े आना शुरू कर दे तो फिर मुआशी निज़ाम जो है वो इसी तरीके से स्टॉप एंड गो का उसमें सिलसिला जो है वो शुरू होता है। डॉक्टर खान साहब, आपसे ये लास्ट कमेंट जानना चाहूँगा। एक तो आप एग्री करते हैं कि ये और 1 से 2 जो है वो मुआहदे हो सकते हैं ये मामलात की तरफ लाने के लिए। दूसरी, क्योंकि पाकिस्तान ने कर्ज़ों की अदायगी डॉलर्स में करनी होती है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ किसी भी तरह बैलेंस तरीके से नहीं है कि बाहर से भी या पाकिस्तान को कोई चीज़ बाहर भेज सके और बाहर से डॉलर्स आ सकें, तो ये एक मामला भी है। तो वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे, ये भी एक सवालिया निशान होता है। पाकिस्तान की 3 लिक्विडिटी क्रंचेस हैं, एक एक्सटर्नल का, एक फिस्कल का और एक एनर्जी का। इन तीनों को ठीक करना पड़ेगा। एक्सटर्नल का करने के लिए आपको एक्सपोर्ट तो बढ़ानी है, बट जो डेट है जो तकरीबन अब 25 से 26 अरब डॉलर तवातर से आपको चाहिए रकम, उसके लिए आपकी डेट रीप्रोफाइलिंग है। बोथ द फंड एंड पाकिस्तान आर शाइंग अवे फ्रॉम इट। ये किसी स्टेज पे करनी पड़ेगी बिकॉज पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है, मैंने हमेशा कहा है, विद एडजस्टमेंट्स। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है समझने के लिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आखिरी हो तो फिर अपनी जो तीनों लिक्विडिटी क्रंचेस हैं इनके अंदर जो जुजियात हैं ठीक करने की, वो ठीक कर दीजिए। सर्कुलर डेट को, फ्लो को नियर ज़ीरो ले आइए जब आप प्रोग्राम ख़त्म कर रहे होंगे। एक्सपेंडिचर और जो गैप है आपके टैक्सेस का, जो फिस्कल का खसारा है, उसको 3 से 4% पर सस्टेनेबल लेवल पर लाइए। अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के जो करंट अकाउंट का खसारा है वो फाइनेंसिबल लिमिट पे लाइए कि मतलब 2-2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान फाइनेंस कर सकता है। अगर तो ये सारे काम आपको होते हुए दिखाई दें तो इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान का ये प्रोग्राम जो है वो आखिरी हो। अगर ये सारे काम आप नहीं करेंगे तो इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि पाकिस्तान को फिर वही 25 अरब डॉलर 3 साल बाद जमा करने हों या 27 अरब, और आपकी फ्रेंडली कंट्रीज और बाकी भी ये कह रहे हो कि नया प्रोग्राम लें तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, So, यानी it's a संजीदा difficult balance ये for Pakistan. सूरत हाल हर बार ही संजीदा होती है। ये 24 दफ़ा जब हम गए तो संजीदा सूरत हाल पर ही गए, लेकिन ये इस वक्त इस नैज पर पहुंच गई है। अगर आज नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किलात इतनी बढ़ जाएंगी कि जो शायद कंट्रोल ना हो। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपनी अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।